बीटीवी न्यूज के प्रस्तुत करता है पटेल प्लाईवुड डोर एंड हार्डवेयर, हरिमंगलम लॉन के सामने, गोंदिया रोड, बालाघाट। नमस्कार, बीटीवी न्यूज के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। सबसे पहले आइए एक नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। खैरी की फटाका कांड के 4 साल हुए पूर्ण। 2017 में हुआ था बारूद फैक्ट्री धमाका। 2 दर्जन से अधिक मजदूरों की गई थी जान। परिजनों के मन में आज भी ताजा है दर्द। बसों के संचालन को लेकर मिली अनुमति। अब अप्रैल मई माह का टैक्स माफी की मांग। बस मालिकों ने बताई परिवहन की समस्या। जबलपुर इंदौर के लिए चल रही है बसें। रविवार को जिले में रहा संपूर्ण लॉकडाउन। सन्नाटे के बीच पूरी तरह बंद रहा बाजार। चौक चौराहों पर तैनात रहे पुलिस जवान। जीवनावश्यक चीजों को छोड़कर बंद रही दुकानें। दोपहर में वीरानी, शाम को दिखी चहल पहल। और अब समाचार विस्तार से। 7 जून 2017 को खैरी फटाका विस्फोट कांड में हुए भीषण धमाके में 2 दर्जन से अधिक मजदूरों को जान गंवानी पड़ी थी। बालाघाट मुख्यालय के समीपस्थ ग्राम खैरी में हुई इस घटना को 4 वर्ष पूर्ण हो गए हैं। सोमवार को इस हृदय विदारक घटना की बरसी है। बालाघाट से 7 किलोमीटर दूर खैरी गांव के बाहर स्थित पटाखा फैक्ट्री में जून 2017 में भीषण विस्फोट हो गया था। विस्फोट से फैक्ट्री की छत और दीवारें उड़ गई थीं और मजदूरों की दर्दनाक मौत हुई थी। विस्फोट इतना जबरदस्त था कि धमाकों की गूंज दूर तक लोगों को सुनाई दी गई थी। जब धमाका हुआ था उस समय फैक्ट्री के अंदर 35 से अधिक मजदूर मौजूद रहे थे। फैक्ट्री में भरवेली, भटेरा और आवलाझरी, कुम्हारी, खैरी गांव के मजदूर कार्य पर आते थे, जिन्हें धमाके के बाद संभलने का भी मौका नहीं मिल पाया। हादसे का भयावह मंजर अब भी मृतकों के परिजन नहीं भूले हैं और परिजनों के दिल में अब भी अपनों के बिछड़ने का गम ताज़ा है। भले ही इस घटना को 4 साल हो चुके हैं, लेकिन परिजनों के लिए घटना से जुड़ी अपनों की यादें ऐसी हैं कि मानो कल की ही बात हो। जिले में यातायात का प्रमुख साधन सड़कों पर दौड़ने वाली बसें ही हैं। गांव और कस्बों में बसों से यात्रियों को यात्रा में सहूलियत मिलती है, लेकिन कोरोना संक्रमण की वजह से लगातार दूसरे वर्ष बसों के पहिए जाम हुए हैं। इसके पूर्व लंबे समय तक बसें नहीं चल पाई थीं और अब वैसे ही हालात हैं। जिले के आंतरिक आवागमन को प्रारंभ करने जिला प्रशासन की मंशा है, लेकिन बस मालिक इसमें बड़ा घाटा बता रही हैं। कोरोना संक्रमण ने जब भी तेजी दिखाई तो सबसे पहले बसों के पहियों पर विराम लग गया। बीते वर्ष 22 मार्च के बाद लंबे समय से बसें नहीं चल पाईं और इस प्रकार उद्योगों और व्यावसायिक क्षेत्रों में नुकसान उठाना पड़ा। वहीं संकट बसों के परिचालन पर भी आया। बसों के नहीं चलने से करोड़ों का नुकसान हुआ, वो अलग, और बस कर्मियों और मैकेनिक पर भी आर्थिक तंगहाली छा गई। बालाघाट जिले में 400 से ज्यादा बसें प्रतिदिन अलग अलग रूट पर दौड़ती हैं, जिसमें 3500 से ज्यादा बस कर्मी कार्य करते हैं, जबकि 70 से ज्यादा मैकेनिक का बसों के परिचालन में योगदान होता है। वर्तमान में कोरोना संक्रमण की रफ्तार कम हुई है तो बसों को चलाने की तैयारी है, लेकिन बस मालिकों का कहना है कि जिस प्रकार डीजल के दाम बढ़े हैं और बसें खड़ी रहने के बाद भी टैक्स देना पड़ रहा है, तो बस चलाना संभव नहीं है। बताया गया कि अभी कुछ बसें जबलपुर भोपाल तक चल रही हैं, लेकिन जिले में बसों का आवागमन पूरी तरह से बंद है। बस एसोसिएशन के सचिव श्याम कौशल ने बताया कि जिले के भीतर बस चलाने के लिए जिला प्रशासन कह रहा है, लेकिन बसें चलाएंगे तो टैक्स भरना पड़ेगा। अप्रैल और मई माह में संक्रमण की वजह से बसें बंद थी। परिवहन के लिए टैक्स जमा करने का दबाव है। उन्होंने कहा कि 2 माह का टैक्स माफ किया जाता है तो वे बस संचालन प्रारंभ करेंगे, नहीं तो बसें चलाना संभव नहीं है। लॉकडाउन के पीरियड में कलेक्टर साहब ने जो आदेश करे थे अप्रैल में, मई में, अप्रैल भी गया, मई भी गया। 1 जून से उन्होंने आदेश कर दिए कि ज़िले के अंदर गाड़ी चलाएं।
लेकिन ज़िले के अंदर गाड़ी कैसे चलाएं? आज बालाघाट से अगर सिवनी भेजना है गाड़ी तो कैसे भेजेंगे? बालाघाट से जबलपुर नहीं जा सकती, बालाघाट से मंडला नहीं जा सकती, बालाघाट से नैनपुर नहीं जा सकती। और सवाल है एक ज़िले का मामला है। हमारा मेन पॉइंट है उसमें कि अप्रैल और मई का इसका अगर हम अभी परमिट बनवाते हैं तो हमको अप्रैल और मई का टैक्स देना पड़ेगा 2 महीने का। हमने तो बंद नहीं किए, सरकार ने बंद कराई है। तो पहले हमारा के टैक्स वहाँ पे शून्य करे, हम संचालन करने को तैयार हैं। अभी कुछ गाड़ियाँ संचालित हो रही हैं। सिर्फ 2 गाड़ी मेरी भोपाल इंदौर जा रही है, 1 गाड़ी रात में जबलपुर जा रही है और 2 गाड़ी मैंने बालाघाट लालबर्रा हट्टा इधर चालू करे थे, लेकिन स्थिति उनकी बहुत ख़राब है। डीजल का पैसा पास का लग रहा है। और बाकी भी जो अन्य क्षेत्रों में, कोई भी गाड़ी ग्रामीण क्षेत्रों में जो लोकल गाड़ियाँ चलती क्षेत्र में कहीं भी कोई भी गाड़ी चालू नहीं हुई है। बालाघाट लांजी बंद है, बालाघाट बैहर बंद है, साले टेकरी बंद है, नैनपुर बंद है, कटंगी बंद है, बोनकट्टा बंद है। हम ये चाह रहे हैं कि अप्रैल और मई का हमारा शून्य हो जाए IRT ऑफिस में, ताकि हम जून का परमिट बनाएंगे। अब जून का परमिट अगर बनाने जा रहे हैं तो वो अब हमसे अप्रैल और मई का टैक्स मांग रहा है। 52 दिनों की तालाबंदी के बाद 1 जून से बालाघाट जिला अनलॉक हुआ है, जिसमें रविवार को पहला वीकेंड लॉकडाउन रहा। 36 घंटे के इस लॉकडाउन में बाजार पूरी तरह बंद रहा, जो सोमवार की सुबह 7 बजे तक प्रभावी रहेगा। चौक चौराहों पर पुलिस बल की तैनाती थी, जो आवाजाही करने वालों पर निगरानी बरतती रही, जिसमें पूरा शहर संपूर्ण लॉकडाउन की साए में ही दिखाई दिया। कोरोना संक्रमण की वजह से बीते कुछ महीनों में बड़ी त्रासदी सामने आने के बाद आम जनजीवन और व्यापार आंशिक रूप से खुला है, लेकिन इसके बीच साप्ताहिक तौर पर लॉकडाउन प्रभावी रखने के निर्देश राज्य शासन की ओर से हैं, जबकि हर दिन रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू जारी है। 1 जून से अनलॉक हुए बालाघाट में रविवार 6 जून को पहला वीकेंड लॉकडाउन रहा, जिसका असर संपूर्ण बाजार बंदी के रूप में दिखाई दिया। बाजार में पूरी तरह सन्नाटा छाया रहा और आवाजाही भी दोपहर तक कम ही बनी रही, लेकिन शाम के बाद सड़कों पर थोड़ी चहल पहल बढ़ी। नियमों का पालन कराने के लिए चौक चौराहों पर पुलिस बल की तैनाती रही, जो आवाजाही करने वालों से पूछताछ करते दिखाई दिए। हालांकि उतनी सख्ती इस लॉकडाउन में नहीं दिखाई पड़ी जो बीते कुछ समय में देखी जाती थी। सड़कों पर वाहनों को लेकर लोग निकलते दिखाई दिए और जरूरी कार्य से भी लोगों का आना जाना बना रहा। जिला आपदा प्रबंधन समूह की बैठक में जिले के लिए जारी गाइडलाइन में कलेक्टर और जिला दंडाधिकारी दीपक आर्य ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत संपूर्ण बालाघाट जिले में 1 से 15 जून तक अनलॉक के आदेश जारी किए हैं। जारी आदेश के अनुसार संपूर्ण बालाघाट जिले में रविवार को जनता कर्फ्यू प्रभावी है, जो प्रति सप्ताह शनिवार की रात्रि 10 बजे से सोमवार को सुबह 6 बजे तक प्रभावी रहेगा। संपूर्ण बालाघाट जिले में रात्रि 10 बजे से सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू रहेगा। अनलॉक को लेकर जारी आदेशों पर गौर किया जाए तो कोरोना संक्रमण को देखते हुए सभी सामाजिक, राजनैतिक, खेल, मनोरंजन, सांस्कृतिक, धार्मिक आयोजन आदि जिनमें जनसमूह एकत्रित होते हैं प्रतिबंधित है। स्कूल, कॉलेज, शैक्षणिक प्रशिक्षण, कोचिंग संस्थान को भी बंद रखा गया है। ऑनलाइन क्लासेस को अनुमति दी गई है। वहीं सभी सिनेमाघर, शॉपिंग मॉल, स्विमिंग पूल, थिएटर, पिकनिक स्पॉट, ऑडिटोरियम, सभागृह, जिम, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बंद ही रखे जा रहे हैं। विवाह समारोह को लेकर भी विस्तृत गाइडलाइन जारी की गई है। इसके अलावा अत्यावश्यक सेवाएं वाले विभाग, जिसमें जिला कलेक्ट्रेट, पुलिस, आपदा प्रबंधन, फायर, स्वास्थ्य एवं चिकित्सा, शिक्षा, जेल, राजस्व, पेयजल आपूर्ति, नगरीय प्रशासन, ग्रामीण विकास, विद्युत प्रदाय, सार्वजनिक परिवहन, कोषालय, पंजीयन, दूरसंचार, वन के कार्यालयों को छोड़कर शेष कार्यालय 100% अधिकारियों और 50% कर्मचारियों के साथ संचालित किए जा रहे हैं। समस्त प्रकार के उद्योग और औद्योगिक गतिविधियां चालू रह सकेंगी। इस कार्य हेतु उद्योग से जुड़े अधिकारियों, कर्मचारियों, श्रमिकों को वैध ID कार्ड के साथ आने जाने की अनुमति होगी। उद्योगों के कच्चा माल, तैयार माल के आवागमन पर किसी भी प्रकार की रोक नहीं है, जबकि अस्पताल, नर्सिंग होम, क्लिनिक, मेडिकल, इंश्योरेंस कंपनी, अन्य स्वास्थ्य एवं चिकित्सा सेवाएं, पशु चिकित्सा अस्पताल सेवाएं दे रहे हैं। इसके अलावा अन्य महत्वपूर्ण कार्यों के लिए दिशा निर्देश प्रभावी हैं। 15 जून तक सभी आदेशों पर अमल करने के लिए कहा गया है और कोरोना संक्रमण की आगामी स्थिति को देखते हुए उम्मीद है कि कुछ और छूट दी जा सकती है, लेकिन फिलहाल राज्य शासन के आदेशों के तहत वीकेंड लॉकडाउन प्रभावी रहेगा, जिसका असर बालाघाट जिले में रविवार को देखने को मिला।
कोरोना से बचाव के लिए टीकाकरण में हमारे प्रदेश का नंबर महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, पश्चिम बंगाल और कर्नाटक के बाद है। प्रदेश में टीकाकरण का आंकड़ा 1 करोड़ के पार हो गया है। देश में मध्य प्रदेश 7वें नंबर पर आता है, जबकि बालाघाट जिला भी कोविड वैक्सीनेशन के मामले में प्रदेश की टॉप 10 लिस्ट में शामिल है। हालांकि रोजाना बदल रहे आंकड़ों के चलते जिले में वैक्सीन की स्थिति कम ज्यादा हो रही है, लेकिन वैक्सीनेशन में आ रही तेजी को लेकर स्वास्थ्य प्रबंधन संतुष्ट नजर आ रहा है। कोविड वैक्सीनेशन के मामले में बालाघाट जिले की बात की जाए तो यहां कोविड की दूसरी लहर के बाद कोविड वैक्सीनेशन के आंकड़ों में भारी गिरावट आई है। लेकिन सरकार द्वारा 18 वर्ष से अधिक आयु के प्रारंभ किए गए टीकाकरण के चलते टीकाकरण में फिर तेजी आने लगी है। ये बात और है कि जिले के आदिवासी अंचलों में अब भी वैक्सीनेशन को लेकर ग्रामीणों में कई तरह की भ्रांतियां मौजूद है, जिसके चलते यहां अधिकांश लोग वैक्सीन लगाने से पीछे हट रहे हैं। लेकिन फिर भी यहां युवाओं में वैक्सीनेशन को लेकर उत्साह देखा जा रहा है। जिले में वैक्सीनेशन के आंकड़ों पर नजर दौड़ाई जाए तो अब तक जिले में 2,77,741 लोगों ने वैक्सीनेशन करा लिया है, जिसमें 1,25,046 पुरुष और 1,13,072 महिलाएं शामिल हैं। वहीं वैक्सीनेशन के मामले में अब भी जिले में 60 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लोगों का आंकड़ा ज्यादा दिखाई दे रहा है। जिले में 60 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के 84,784 लोगों ने वैक्सीनेशन करा लिया है। वहीं 45 से 60 वर्ष के आयु वर्ग के 82,455 और 18 से 44 आयु वर्ग के 70,872 लोगों ने वैक्सीनेशन कराया है। बता दें कि जिले में कोविड शील्ड और कोवैक्सीन के टीके लगाए जा रहे हैं, जिसमें 2,97,053 लोगों को कोवैक्सीन और 2,47,988 लोगों को कोविड शील्ड का टीका लगाया गया है। कोरोना काल में स्वास्थ्य सुविधाओं की दरकार महसूस हुई है और स्वास्थ्य तंत्र में इसकी बेहद कमी भी उजागर हुई है। लेकिन अब भी स्वास्थ्य सुविधाओं में काफी कुछ सुधार होना बाकी है, ताकि शहरी और ग्रामीण जनों को जिला अस्पताल, प्राथमिक एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में बेहतर इलाज मिल सके। कलेक्टर दीपक आर्य ने चर्चा के दौरान बताया कि जिले में स्वास्थ्य सुविधाओं को सुधारने के लिए लगातार मॉनिटरिंग प्रणाली पर कार्य किया जाएगा, जिसको लेकर बीते दिनों कलेक्ट्रेट में बैठक ली गई और कलेक्टर द्वारा जिले के सभी एसडीएम, तहसीलदार, जनपद पंचायत के सीईओ एवं नायब तहसीलदारों को पूर्व में निर्देशित किया गया कि वे अपने क्षेत्र में स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र एवं उप स्वास्थ्य केंद्रों की वर्तमान स्थिति की जानकारी एकत्र करें। बैठक में अधिकारियों द्वारा एकत्र की गई स्वास्थ्य केंद्रों की स्थिति पर एक कर चर्चा की गई। कलेक्टर ने सभी अधिकारियों को निर्देशित किया कि वे अपने क्षेत्र के स्वास्थ्य केंद्रों का सतत निरीक्षण करें और वहां के स्टाफ की मुख्यालय में उपस्थिति पर निगरानी रखें। यदि स्वास्थ्य केंद्र का स्टाफ अनुपस्थित रहता है या केंद्र में साफ सफाई नहीं रहती है या वहां की अन्य व्यवस्थाएं ठीक नहीं रहती हैं, तो इसके लिए जिम्मेदार व्यक्ति पर कार्यवाही के लिए तत्काल प्रस्ताव भेजें। कलेक्टर ने कहा कि जिले के सभी स्वास्थ्य केंद्रों पर स्टाफ, जरूरी दवाएं एवं अन्य व्यवस्थाएं दुरुस्त होना चाहिए, जिससे आमजन जरूरत के समय स्वास्थ्य केंद्र में जाकर अपना उपचार करा सके। बैठक में बताया गया कि शासन के निर्देशों के अनुसार जनसंख्या के आधार पर जिले में कुछ स्थानों पर स्वास्थ्य केंद्रों के भवन बनाए जाने हैं। ऐसे स्वास्थ्य केंद्रों के लिए स्थल का चयन करने के निर्देश दिए गए हैं। स्वास्थ्य केंद्र के लिए 1 से 1.5 एकड़ जमीन आवंटित करने के निर्देश दिए गए, जिससे स्वास्थ्य केंद्र भवन में कर्मचारी के रहने के लिए आवास, वाहन की पार्किंग एवं बाउंड्री वॉल बनाई जा सके। समझ में नहीं आ रहा, कई स्वास्थ्य केंद्र बंद भी पड़े हैं। मैं बिल्कुल आपसे सहमत हूँ और इसीलिए मैंने अब एक सेक्टरल अप्रोच इसमें बनाया है, जिसमें तहसीलदारों को, सीओ जनपद को उनका प्रभारी बनाया है। आज उसकी पहली बैठक रखी हुई है, जिससे कि हम लोग उनकी स्थिति में सुधार कर पाएँ और सबसे महत्वपूर्ण जो है कि अपना एएनएम और जो स्टाफ नर्सेज हैं उनकी उपस्थिति सुनिश्चित करवाई जा सके। ठीक, थैंक यू। देखा जाए तो ग्रामीण स्तर में स्वास्थ्य सुविधाओं के हाल बेहाल दिखाई पड़ते हैं। कई स्वास्थ्य केंद्रों पर ताले जड़े हुए हैं। यह हालात आदिवासी अंचलों में और भी विकट हो जाते हैं, जबकि शहरी क्षेत्र से लगे कुम्हारी में भी ग्रामीणों की शिकायत है कि यहाँ स्वास्थ्य केंद्र नहीं खुलता और ग्रामीण जन स्वास्थ्य लाभ लेने से वंचित रह जाते हैं। कोरोना संक्रमण काल में स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी तो सामने आई है, लेकिन जिस प्रकार जिला प्रशासन मॉनिटरिंग प्रणाली की शुरुआत कर रहा है, उससे थोड़ी बहुत उम्मीद की जा सकती है कि ग्रामीण क्षेत्र की स्वास्थ्य सुविधाओं पर ध्यान दिया जाएगा।
आदिवासी अंचल बैहर में शासकीय योजनाओं का लाभ दिलाना और ग्रामीणों को सर्व सुविधायुक्त वातावरण उपलब्ध कराने की नितांत आवश्यकता है। इसी को लेकर बैहर विधायक से चर्चा में उन्होंने रोजगार, शिक्षा एवं स्वास्थ्य से जुड़ी कई तरह की समस्याओं के निदान पर जोर दिया। विधायक संजय उइके ने बताया कि आदिवासी अंचल में आजीविका चलाने के लिए मजदूरों के हाथ में काम देने के प्रयास पर अभी कुछ करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि मजदूरों का पलायन होता है, उन्हें जहां अधिक सहूलियत होती है वहां वे जाना पसंद करते हैं। इसलिए हमने कोशिश की है कि गांव में ही उन्हें काम दिलाया जाए ताकि पलायन पर रोक लगे। साथ ही उन्होंने आदिवासी क्षेत्रों में वैक्सीनेशन को चुनौती बताते हुए कहा कि टीकाकरण को लेकर उनमें नकारात्मक भाव हैं, जिसे दूर करने के लिए जागरूकता अभियान को सशक्त बनाना होगा। इसके अलावा उन्होंने शिक्षा एवं स्वास्थ्य को लेकर भी आदिवासी बाहुल क्षेत्रों में कार्य करने की बात कही। ये जो पंचवर्षीय मेरा कार्यकाल रहा है, जब कांग्रेस की सरकार बनी इस पंचवर्षीय योजना में और माननीय मुख्यमंत्री कमलनाथ जी बने, माननीय कमलनाथ जी मंत्री ने हम सारे विधायकों को कहा था कि आप अपनी अपनी विधानसभा के विभागवार 5 सालों में का पूरा प्रोजेक्ट आप बना के सबमिट करें कि किस किस विभाग में प्राथमिकता में, पहले वर्ष प्राथमिकता में कौन से काम चाहते हैं, दूसरे वर्ष, तीसरे वर्ष, चौथे वर्ष, 5वें वर्ष, विभागवार उन्होंने हमको प्रोजेक्ट बनाने के लिए कहा था और हम उस रोड प्रयासरत भी थे। लेकिन दुर्भाग्य से आप सबने देखा कि कैसे भारतीय जनता पार्टी ने सरकार गिराई और वो सरकार बना बैठे। अभी हमारे द्वारा उसके बाद से लॉकडाउन आया है और हमारे द्वारा पिछले लॉकडाउन में भी बैहर एक ऐसा विधानसभा क्षेत्र है जहाँ बड़ा कोई उद्योग व्यापार नहीं आ सकता। तो मेरा ध्यान सबसे ज़्यादा ये है कि रोड, सड़क, बिजली, पानी तो हम करते ही आ रहे हैं और करेंगे भी अधोसंरचना के कार्य, लेकिन आजीविका सबसे मुख्य जो हमारा ध्यान रहा है। आजीविका चाहे हम हार्टिकल्चर हो, हार्टिकल्चर के माध्यम से हो, एग्रीकल्चर के माध्यम से हो, मछली पालन के माध्यम से हो, पशुपालन के माध्यम से हो, किसी भी तरह से उनको रोज़गार उपलब्ध कराएं। और साथ ही साथ जो हमारे बैगा भाई हैं, बैगा बाहुल ग्राम हैं और साउथ बैहर के ऐसे गांव, आदिवासी गांव हैं जहां स्कूल तो हैं लेकिन टीचर की उपलब्धता और ड्रॉप आउट बच्चे ज़्यादा रहते हैं। तो हमारे प्रयास रहा है कि हम शिक्षा के क्षेत्र में भी कुछ करें, उस ओर भी हमारा ध्यान रहा है और चिकित्सा के क्षेत्र में भी। तो ये थी अब तक की खबरें। नई खबरों के साथ एक बार फिर हम हाजिर होंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।